विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपका। आप लोगों ने कल जो प्रश्नोत्तरी किया उसमें मज़ा आया होगा। आप लोगों की समझ में भी आया होगा कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे विकल्प आते हैं और उसमें से मुझे कैसे चयन करना होता है। तो चलिए अभी हम लोग शब्दभेद के बारे में थोड़ा सा और बाकी है उसको पढ़ते हैं। हमारा बचा हुआ है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द को हमने समझ लिया कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं उसे कहेंगे विकारी शब्द। और विकारी शब्द के 4 भेद थे, जिसमें से पहला था संज्ञा। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में हम लोग सीखना शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे जो कंटेंट हैं, हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो पा रही है, आप लोगों को कुछ मदद दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। हमारे सिखाने का, हमारे पढ़ाने का तौर तरीका आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने आप में कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की क्या परिभाषा है, संज्ञा से हम लोग क्या समझते हैं। तो पहले परिभाषा से ही शुरू करते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव का बोध कराएं, उसे संज्ञा कहते हैं। वे शब्द या ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव का बोध कराएं, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे राम किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है, दिल्ली किसी स्थान का बोध करा रहा है, आगरा किसी स्थान का बोध हो रहा है, क्रोध एक भाव का बोध आ रहा है, प्रेम गुण का बोध हो रहा है। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण अथवा भाव का बोध कराएं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा। दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस पूरे संसार में, पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी नाम हैं, सब संज्ञा हैं। जितने भी नाम हैं सब क्या हैं? सब संज्ञा हैं, चाहे वो हमें दिखाई दे रहा है या न दिखाई दे रहे हो। जैसे हमारे रोग फैलाने वाले जो वायरस हैं, छोटे छोटे कीटाणु हैं, विषाणु हैं, जीवाणु हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, यदि उनका नाम है तो वह संज्ञा है। जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जैसे हमारा निर्वात हो गया, हमारा अंतरिक्ष हो गया, स्पेस हो गया, बिल्कुल खाली जगह है लेकिन वहां पे नाम है, तो क्या है? संज्ञा है। भूत हो गया, भूत को आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन उसका नाम है तो वह भी क्या है? संज्ञा है। अर्थात किसी चीज का नाम है तो नाम को ही हम बोलेंगे क्या? संज्ञा। नाम को ही क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो उदाहरणों से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा को हमारे व्याकरणविद ने 2 आधार पे बांटा है। एक को कहते हैं मूलतः, क्या कहते हैं? मूलतः, और दूसरे को कहते हैं कुल। कुल कितनी संज्ञाएं हैं या मूलतः कितनी संज्ञाएं होती हैं या उत्पत्ति के आधार पर कितनी संज्ञाएं हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर 3 संज्ञाएं हैं। नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक, और दूसरा होता है
जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक। भाववाचक। अगर आपसे पूछा जाए, परीक्षा में पूछा जाए, उत्पत्ति के आधार पर कितनी संज्ञाएं होती है या मूलतः कितनी संज्ञा है, तो आप कितना बताएंगे? 3। वहां पे संख्या ही पूछी जाएगी, आप बताएंगे 3। यदि पूछा जाए कुल कितनी संज्ञाएं हैं, तो हम बताएंगे 5। कौन कौन सी? जातिवाचक, सबसे पहले व्यक्तिवाचक। कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और नंबर 5 क्या हो गई? भाववाचक। तो संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, और संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के 5 भेद हुए। तो जो मूलतः 3 भेद हैं वह कुल भेद में समाहित हैं। तो चलिए क्रम से हम लोग एक एक संज्ञाओं के बारे में पूरा अध्ययन कर लेते हैं, ताकि संज्ञा के बारे में किसी प्रकार की हमारी कंफ्यूजन न रह जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी निश्चित और विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कंटेंट थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, आराम से समझते हुए चलिए। वे शब्द जो किसी निश्चित और विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित रूप से उसकी तरफ इशारा होता है, तभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। किसी निश्चित राम की बात हो रही, किसी निश्चित श्याम की बात हो रही, किसी निश्चित मोहन की बात हो रही है। या और देखते हैं, गीता, सीता, शीला, ये सब क्या है? निश्चित रूप से किसी निश्चित महिला की बात हो रही है, किसी निश्चित लड़की की बात हो रही है। अतः यह सब क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ये तो हो गए व्यक्ति। स्थान को देखते हैं, जैसे हमारी दिल्ली हो गई, दिल्ली, आगरा, कानपुर, ये सब क्या हो गए? ये सब स्थान हो गए। जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। ये किसी निश्चित स्थान को दर्शा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देखते हैं हम लोग, जैसे यमुना नदी में एक विशेष नदी को बता रहे हैं कि यमुना नदी है। हिमालय एक निश्चित पर्वत को बता रहा है, एक निश्चित पर्वत को बता रहा है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, एक निश्चित ग्रंथ को बता रहा है। तो ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए।
क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताए उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है और मुझे कंटेंट बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या परिभाषा होगी? वे शब्द जो किसी पदार्थ या प्राणियों के समस्त जाति का बोध कराएं, समस्त जाति का बोध कराएं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी पदार्थ या प्राणियों के समस्त जाति का बोध कराएं, जिससे किसी विशेष एक की न बोध होकर के, किसी विशेष एक की जानकारी न होकर समस्त जाति का बोध हो, उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे अध्यापक को ही ले लीजिए। अध्यापक, अब अध्यापक से किसी विशेष या एक अध्यापक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर समस्त अध्यापक आ जाएंगे। पूरे संसार में जितने अध्यापक हैं, जितने शिक्षक हैं, सब इसके अंदर समाहित हो गए। जब यदि नाम आया होता किसी अध्यापक का तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, और यह समस्त अध्यापक की बात हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पुरुष क्या हो गए? समस्त, इस पूरे संसार के समस्त पुरुष आ गए। बच्चे, समस्त बच्चों की बात हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष बच्चे की बात न होकर समस्त बच्चों की बात हो रही है, इसलिए यह सब क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गई। प्राणियों को देखते हैं और दूसरे, जैसे हमारी गाय हो गई। गाय में किसी विशेष गाय की बात नहीं हो रही है, इस गाय शब्द से समस्त गाय जाति का बोध हो रहा है, इसलिए गाय क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। शेर, हिरण, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या हो गए? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इनके नाम से हमें समस्त जाति का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? समस्त जाति का बोध हो रहा है। नदी, पर्वत, देश, महाद्वीप, ये सब क्या है? महाद्वीप, महासागर, ग्रह, ये सब क्या है? ये सब एक जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर तीन हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ के ठोस, द्रव, गैस या अधात्विक होने का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ के ठोस, द्रव या गैस या धात्विक अधात्विक होने का बोध कराए, उसे हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे सभी चीजें जिसे हम लोग किलोग्राम, मीटर, लीटर में माप सकते हैं,
लेकिन गिन नहीं सकते, उसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे क्या हो गया, तेल, तेल को हम लोग गिन नहीं सकते लेकिन लीटर में माप सकते हैं, तेल। पानी, कोयला, गैस, हमारी रसोई गैस, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है, कपड़े भी इसी में शामिल हैं। ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्योंकि इन सभी पदार्थों का हम लोग या तो किलोग्राम में माप सकते हैं, लीटर में माप सकते हैं, या फिर मीटर में माप सकते हैं। इनके धात्विक और अधात्विक होने का भी बोध हो रहा है, तो इसलिए इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे जितने भी शब्द हमें मिलेंगे जो किसी पदार्थ के धात्विक अधात्विक होने का बोध कराएं, या ठोस द्रव गैस के माध्यम से उनको हम तीन माध्यम से माप सकें, या तो वजन से माप सकें, या लीटर से माप सकें, या फिर मीटर में माप सकें, उसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, उसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द, इनकी परिभाषा ही पहले लिख लेते हैं। वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध हो, समूह होने का बोध हो। वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध हो, उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा हो गई, कक्षा से एक समूह का बोध होता है। किसी एक बच्चे के बैठने से कक्षा नहीं बनती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अध्यापक भी शामिल होता है, तब जाकर के कक्षा का निर्माण होता है। इस तरह से वहां पे बहुत सारे लोगों का एक समूह हो जाता है। अतः कक्षा को हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। मेला हो गया, मेला किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, वहां पे बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, तो जाके बनती है मेला। गुच्छा हो गया, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, उसमें एक चाबी नहीं होगी, यदि एक चाबी होगी तो गुच्छा नहीं कहलाएगा, वह समूह होता है, इसलिए क्या हो गया, गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा। और क्या हो गई, पुलिस। पुलिस जो है शब्द किसी एक पुलिस को नहीं दर्शाता, बल्कि पुलिस के समूह को दर्शाता है, पुलिस के समूह को दर्शाता है। इसी तरह से सेना हो गई, सेना में कोई एक जवान नहीं होता, एक जवान होने से सेना नहीं बनती है, सेना में जवानों का समूह होता है, जवानों का समूह होता है। तो यह भी क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई। भीड़ हो गई, भीड़ कहते नहीं है बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी थी, तो भीड़ क्या हो गई, बहुत सारे लोगों का समूह हो गया। ढेर हो गया, ढेर, ढेर क्या होता है, अनाज का ढेर होता है, उसमें एक अनाज नहीं होते, बहुत सारे अनाज जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको ढेर कहते हैं, ढेर हो गया। ढेर भी हमारा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया जत्था, जब साधु संत कहीं जाते हैं तो साधु संत एक से ज्यादा होते हैं, समूह होता है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, जत्था। इस तरह से कक्षा, मेला, गुच्छा, पुलिस, सेना, भीड़, ढेर, जत्था, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा के। और नंबर 5 हम लोग देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी व्यक्ति
या वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध कराती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध कराए उसे हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, कोई कहता है मेरा बचपन खेलते कूदते बीता, तो ये जो बचपन शब्द आया है कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जवानी कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। ये सब क्या है? अवस्थाएं हैं, दशाएं हैं। जवानी। बुढ़ापा बहुत कष्टदायक होता है, तो बुढ़ापा कौन सा शब्द है? इसे क्या कहेंगे हम लोग? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मन के जो भाव होते हैं, क्या होता है? क्रोध आता है मन में, क्रोध को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। प्रेम आता है मन में, प्रेम को भाववाचक संज्ञा। नफरत आती है, ईर्ष्या आती है। क्या आती है? ईर्ष्या। इसको हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसी तरह से और क्या हो गया? मानवता, पशुता। कहते हैं आपका व्यवहार तो बिल्कुल पशुवत जैसा है, पशुवत व्यवहार है आपका, पशुता जैसे हैं। मित्रता, ये सब क्या है? शत्रुता। सुंदरता भी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराए उसे हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से संज्ञा के 5 भेद हुए और पांचों भेद आप लोग समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझाने में जो मेरा तौर तरीका है वो मददगार हुआ होगा। तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।